नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो है सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक जो है लूसेंट की किताब चलती है। और लूसेंट में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लूसेंट इम्पोर्टेंट तथ्य यानी लूसेंट के जो है महत्वपूर्ण तथ्य नोट करवा रहा हूँ। तो आप जल्दी से आप अपनी किताब निकाल लीजिए और साथ में जो है अपने पास एक पेन या हाइलाइटर रख लीजिए। तो आज कल जो है हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था, और प्राग ऐतिहासिक काल में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके वो सभी मैंने आपको नोट करवा दिए थे। तो आज जो है हमारी है सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप जो है अपने किताब का जो है तीसरा पेज, पेज नंबर 3 निकाल लीजिए। मेरी जो बुक है वो सन 2018 की है। इसमें तीसरा पेज पर सबसे नीचे की ओर सिंधु घाटी की जो है सभ्यता लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है किताब निकाल ली होगी। तो इसका जो टॉपिक है आज देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका जो पहला पहला पॉइंट है, पहला तथ्य है वो है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो आप इसको जो है हाईलाइट कर लीजिए। सिंधु मान्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है मानी गई है। आपने इसको हाईलाइट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट लाइन पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। अब नेक्स्ट जो लाइन है उसको छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरा स्थल चिनाव नदी के तट पर अगनूर के निकट बांदा जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यानी जो है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है वो उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैली हुई थी। उत्तर में हमारा मादा, दक्षिण में आपका दामदा, दक्षिण में जो है आपका था दाइमाबाद, और पूरब में सुत कागेडोर, और पश्चिम में आलमगीर था। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट लाइन पर आइए। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। नागरीय सभ्यता थी ये। कौन सी सभ्यता था? सिंधु सभ्यता एक कौन सी नगरीय सभ्यता थी, और ये अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पैरिक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावेरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, राखीगढ़ी हो गया आपका, और धोलावेरा हो गया, और गढ़वारी वाला है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर थे। आप इनको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला, धोलावेरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ये हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर थे। तो आप अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज में आप पहले लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन पर आइए। लोथल एवं सुत कोटदा सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह था। लोथल और सूत कोटड़ा जो है सिंधु सभ्यता का क्या, ये 2 बंदरगाह थे। इसके नेक्स्ट लाइन पर आइए। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन में से प्राप्त हुआ है। आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जो जूते हुए खेत हैं और ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य है, जूते हुए खेत और ईंटों के जो प्रयोग का साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से
मिलता है। आप इसको भी अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट लाइन पर आइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सेंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार है वो सेंधो सभ्यता की जो क्या है बहुत बड़ी ही इमारत मानी जाती है। इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। अब इसमें सिंधु काल में विदेशी व्यापार है। इसमें आपका जो तांबा है वो जो है आपका खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से जो है आयात होता था, ठीक है। इसके बाद चांदी अफ़गानिस्तान ईरान। इसके बाद सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान ईरान। इसके बाद टीन अफ़गानिस्तान ईरान। बस यही आपका इम्पोर्टेंट है इसमें ये। इसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट लाइन पर आइए। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल और कालीबंगन से जो है अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन पर आइए। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई, कैसी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। इस क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के आ सकता है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन घुमा कर ही देते हैं। तो इससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आंकलन मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा की मोहरों पर कौन से पशु का आंकलन मिलता है या किसका आंकलन मिलता है। ऑप्शन में आ जाएगा एक श्रृंगी पशु, बाघ, घोड़ा, हाथी। तो उसमें ऑप्शन में क्या करना है, एक श्रृंगी पशु। तो हड़प्पा की मोहरों का जो है सबसे अधिक प्रयोग जो है सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आंकलन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद इसमें इतना ही नोट करना, बाकी ये समझने के लिए पढ़ सकते हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसकी नेक्स्ट लाइन पर आइए। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिड पद्धति कौन सी सभ्यता की पद्धति थी, तो सिंधु सभ्यता की। कौन सी सभ्यता ने अपनाई, सिंधु सभ्यता ने अपनाई। और किसके लिए अपनाई, नगरों और घरों के विन्यास के लिए। नगरों और घरों के जो विन्यास थे उनके लिए जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट फैक्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आइए। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी वो क्या थी, गेहूं और जौ थी। जबकि उन्होंने प्रयोग जो है चावल का प्रयोग सबसे पहले किया था। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आप इसको अंडरलाइन कीजिए। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली में मिला है। अब हल का साक्ष्य क्वेश्चन आता है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये बनवाली में मिला है। इसको आप अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आता है आपका रंगपुर एक लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। जो रंगपुर और लोथल है वहाँ से चावल के दाने मिले हैं। इससे यह प्रमाण सिद्ध होता है कि यहाँ पर धान की खेती होती थी। तो इसमें जो है आपको नोट करना है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, चावल का प्रथम जो साक्ष्य है, प्रथम प्रमाण है, वो हमें जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप आइए, लाइन छोड़ दीजिए। हाँ, इस लाइन को कीजिए, आप इस लाइन को कीजिए। सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से 3 जगहों से जो है हमें घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन फिर छोड़ दीजिए, फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आइए। पिगट वाली लाइन पर आइए।
ये पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने क्या कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा है। ये आपको याद रखना है। ये जो जुड़वा राजधानी थी एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। और इसके नेक्स्ट लाइन पर आइए। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किसको उर्वरता की देवी मानते थे? धरती को जो है उर्वरता की देवी मानते थे। और क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो उर्वरता की देवी यानी धरती की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। ये नोट नहीं करना है। फिर इससे नेक्स्ट लाइन छोड़ दो, इससे नेक्स्ट लाइन पर आओ। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की जो है पूजा और उपासना जो है सर्वाधिक प्रचलित थी। और नेक्स्ट लाइन में पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो सिंधु सभ्यता में जो है विशेष पूजनीय कौन था? एक कुबड़ वाला सांड जो है विशेष पूजनीय था। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब नेक्स्ट लाइन पर आइए। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज जो है मात्र सत्तात्मक समाज था। सेंधव समाज क्या है? मात्र सत्तात्मक समाज था। अब नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। अब लास्ट में आइए, लास्ट से थोड़ा ऊपर आइए। कालीबंगन। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। जो कालीबंगन था वो एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन शहर था जिसका जो है हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका जो है निचला शहर जो है किले से घिरा था। कालीबंगन जो है एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जो कि है किले के, जिसका जो शहर है किले से घिरा हुआ था। किले से घिरा हुआ था उसका निचला भाग। कालीबंगन का जो अर्थ होता है, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा स्थलों के खेत में जोते जाने और यहाँ पर जो है अग्नि पूजा के प्रथा के जो है प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए आप। प्रथा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति जो है सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सेंधव सभ्यता में एक प्रथा प्रथा और एक वेश्यावृत्ति जो है वो दोनों काफ़ी प्रचलित थी। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए आप। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। इसको आप अंडरलाइन कीजिए। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो जो है शव को जलाना, जो सेंधव सभ्यता थी उसमें शव को जो हम जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं थी। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में शव को जो है जलाया जाता था। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए। सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। इसको आप अंडरलाइन कीजिए। सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। जो सेंधव सभ्यता है वो हमारी सेंधव सभ्यता जो है बाढ़ के कारण जो है समाप्त हुई थी। बाढ़ आने से ये सभ्यता जो है समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। अब इसके नीचे पैराग्राफ बना हुआ है। पैराग्राफ में देखिए सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। इसमें दिया हुआ है प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष और स्थिति। तो हमें सिर्फ हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और इसका जो उत्खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स है। और इसका जो उत्खनन करता है वो सन है
1921 में जो है इसका उत्खनन कार्य हुआ था। और इसकी स्थिति कहाँ है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। इसमें हमें ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है और 1922 में इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, बस मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी तक ही याद रखना है। कालीबंगन हमारा घग्गर नदी, कोट डीजी सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपड़ हमारा जो है सतलज नदी के किनारे है, लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है, आलमगीर छोड़ देना है, इडन नदी के किनारे है वैसे, सुत कांगेडोर जो है दाशक नदी के किनारे, और बनवाली जो है रंगोई के किनारे है। तो हमें सिर्फ इतना ही नोट करना है, हमें नोट करना है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, राखलदास बनर्जी 1922 अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, उसके बाद कालीबंगन घग्गर नदी, उसके बाद कोटजीवी सिंधु नदी, उसके बाद रंगपुर मादर नदी, उसके बाद रोपड़ सतलज नदी, उसके बाद आपका लोथल भोगवा नदी, उसके बाद सुत कागेडोर दाशक नदी, और उसके बाद बनवाली रंगोई नदी। तो आज जो है हमारा सिंधु सभ्यता के जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो नोट हो चुके हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो है ये वीडियो जो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और चलो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि आप जो है अपने भाई बहनों की सहायता कर सकें, आप अपने रिश्तेदारों की भी सहायता कर सकें। तो कल इसी समय टॉपिक पर मिलते हैं, अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।